तो देखिए बच्चों, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। अ प्रोटॉन P travels at 4 × 10⁶ meter per second parallel to the wire 0.2 meter from it and in the direction opposite to the current as shown in the figure. Calculate the force which the magnetic field due to current carrying wire exert on the proton. Also specify its direction. तो बच्चों हमसे यहाँ पे कह रहे हैं कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इस वायर से 0.2 मीटर की डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन है जो कि नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी है 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहे हैं इस प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा और किधर होगा। भाई देखिए, इस प्रोटॉन पे फोर्स क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो समझिए इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। और हमने ये भी पढ़ रखा है, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मोशन करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है? EVB, यानी कि QVB वैसे लगता है, बट प्रोटॉन की बात है इसलिए EVB, यानी कि यहाँ पे पहले तो वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी। तो देखिए, स्ट्रेट वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके पास r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है जो हमको यूज करना है? वो होता है μ0/2 पाई I/r। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। इसकी वजह से यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। अब इसमें ये चार्ज मोशन कर रहा है तो चार्ज पे लगने वाला फोर्स हम फिर लगाएंगे। F = क्या लगाएंगे बच्चों? QVB है। आपको पता है ना Q यहाँ पे क्या हो जाएगा? E। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? वो होता है E। इसलिए Q = E। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा EVB। इन दोनों फार्मूलों की हेल्प से हमको करना है। बस एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो B है ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई? वायर की वजह से। यानी कि ये B की वैल्यू यहाँ रख दी जाएगी। यानी कि जो फाइनल फार्मूला हमारे पास फोर्स के लिए बना है, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? यहाँ पे लिख देते हैं, फोर्स एक्टिंग एट प्रोटॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगेगा? F = लगेगा EVB, और B की वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी? ये वाली वैल्यू पुट करेंगे μ0/2 पाई I/r, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ये वायर यहाँ प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो F = हो जाएगा EVB, B की वैल्यू μ0/2 पाई I/r। सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। E 1.6 10⁻⁻19। देखिए, ये E है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद होना चाहिए। ये फंडामेंटल चार्ज है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ये याद कर लीजिए। इंटू V की वैल्यू क्या है भाई? V की वैल्यू वेलोसिटी, हाँ, ये दिया है 4 × 10⁻6, ठीक है। μ0/2 पाई, μ0/2 पाई की वैल्यू क्या होती है? ये तो एक कांस्टेंट होता है, याद करो। μ0/4 पाई की वैल्यू आपको याद कराई गई होगी, क्या होती है? 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है, याद कर लीजिए, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो μ0/2 पाई के लिए क्या होगा? यहाँ 2 बनाओ, 2 × 2, एक 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻⁻7। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, यही आ जाएगा, ठीक है। ये μ0/2 पाई की वैल्यू होगी इंटू I कितना है? करंट है बच्चों 4 एम्पियर अपान R स्मॉल r। ये डिस्टेंस कितनी बच्चों यहाँ पे? स्मॉल r की वैल्यू ये है 0.2 मीटर। इन सबको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, आपको दिख रहा है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा? 20 टाइम्स। अब सोचो सारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, यानी कि 40 आया। 40 × 4 160 आया। 160 × 16 किया 256 आया। कितना आया? 256। 160 × 1.6 मल्टीप्लाई करेंगे 256 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? सोचो, 10 की पावर सारी देख लो। ये -7
ये माइनस का 19, दोनों जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 26, उसमें से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 20, यानी कि 10 की पावर माइनस 20। देखो माइनस वाले जुड़ गए, माइनस 26 उसमें प्लस 6 आया, तो माइनस 26 और प्लस 6 कितना हो गया माइनस 20 हो गई, ये पावर आ गई। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ बच्चों, देखो यहाँ पे आ जाएगा f इक्वल टू, इसको और इधर अगर 2 पॉइंट ले आओ तो ये पावर में 2 प्लस में आ जाएगा, यानी कि बचेगा 2.56, और 2 प्लस आने का मतलब माइनस 20 था, प्लस 2 आया तो कितना हो गया 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन, ये आ गया। अब हमसे पूछ रहे हैं बच्चों इस पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि अगर किसी स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से हमको कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखते हैं, फिंगर को उधर ओपन करते हैं, राइट हैंड की बात करो, राइट हैंड रूल लगा रहे हैं, राइट हैंड, तो फिंगर को उधर ओपन करते हैं जिधर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जो पाम होती है, जो हथेली होती है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है, यानी कि इस वायर की वजह से उधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी अंदर, अंदर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्ड। ठीक है, बी एज इनवर्ड, अंदर की तरफ हो गई। अब समझो अब राइट हैंड पाम रूल लगा दो, फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड भी लगा सकते हो या राइट हैंड पाम रूल लगा दो, दोनों एक ही बात है। वो बताता था मैग्नेटिक फील्ड इधर, मोशन ऑफ चार्ज को थंब की डायरेक्शन रखो, तो मोशन ऑफ चार्ज का है नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर हो गई, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई। देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई थी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और थंब को किधर करना है जिधर मोशन करो, तो ऐसे घुमा दिया, देखो मैग्नेटिक फील्ड अब अंदर हो गई, मोशन ऑफ चार्ज इधर हो गया, फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों इस तरफ, इस तरफ का मतलब बाहर, उधर अवे फ्रॉम द वायर, सो फोर्स विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द वायर, मतलब ना ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा उधर उस तरफ शिफ्ट होता रहेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स उस तरफ लग रहा है ना, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे शिफ्ट होता जाएगा, समझ गए, ऐसे हो जाए। क्लियर हो रही बात, तो ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा इस तरफ, इसका मतलब वायर कुछ इस तरह से, ये प्रोटॉन ऐसे चला जाएगा, तो प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मोशन ऑफ प्रोटॉन इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा अंदर इस साइड, बाहर की साइड। इससे पता चला कि फोर्स लगेगा बाहर साइड, तो ये प्रोटॉन इस तरह से मोशन करता हुआ बाहर चला। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल ऑफ मास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम एंड चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आर एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन of d radius 40 centimeter. It employs a magnetic field 0.4 Tesla. Find the kinetic energy in MeV of the particle beam imparted by the accelerator. Okay. तो देखिए बच्चों हमको दिया है कि कोई चार्ज है जो कि एक्सेलरेट किया जा रहा किसमें, साइक्लोट्रॉन में। साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए जो होता है ना। अच्छा, तो कह रहे उसकी जो रेडियस है चार्ज की उस समय वो है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और कह रहे वहां पे बी मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई 0.4 टेस्ला, उस चार्ज का मास दे दिया 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, लगभग प्रोटॉन का मास है, लगभग ये प्रोटॉन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि उसका चार्ज भी दिया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये प्रोटॉन को एक्सीलरेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमसे कहा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो बच्चों, जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक्सेलरेट करता है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज अगर एक्सेलरेट करता हुआ आता है, मतलब उसमें एक वेलोसिटी होती है, तो हमको पता है चार्ज का मोशन कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, तो उसकी एक रेडियस हो जाती है r, वो r रेडियस में, ऐसे अगर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे आया ये मैग्नेटिक फील्ड, ये आने की डायरेक्शन चार्ज की, तो फोर्स का लगता है ऊपर, तो इस तरीके से फोर्स लगता हुआ उसको सर्कुलर कर देता है, तो ये सर्कुलर पाथ ले लेता है। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है mv/qb, यानी कि अगर यहां से v निकालेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा r/m, ये तो वेलोसिटी आ गई। हमको यहां पे चाहिए बच्चों चार्ज की काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज क्या होती है बच्चों, हाफ mv²। अगर मान ले m मास का चार्ज है, v वेलोसिटी से इंटर कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो v की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m और v²। तो v की वैल्यू क्या है बच्चों, r/m का
होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा हाफ एम आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर। ये एम से एम कटेगा तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी बच्चों, ये आएगी आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपान एम इंटू 2। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया जो हमको यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि हमको आर पता है, क्यू पता है, बी पता है। देखो आर क्यू और बी और एम सब पता है, तो ये सारी चीज़ें यूज कर लेंगे। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? पहला काम होगा हम आर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में, क्या आएगा 0.4 मीटर। ठीक है, बाकी सब सही है यूनिट, क्योंकि अभी आंसर जूल में निकालना है तो MKS का यूज कर रहे हैं ना, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली जरा बताओ मुझे। ये आएगी आर स्क्वायर, आर कितना है 0.4, तो 0.4। ठीक है, का स्क्वायर कर लेंगे, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इस पूरे को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आर क्यू बी पूरे का होल स्क्वायर अपान में 2m, ऐसा कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू रखी, क्यू की वैल्यू रखो। क्यू की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, और क्या है बी की वैल्यू रखो भाई 0.4, इस पूरे का होल स्क्वायर अपान में कितना आएगा 2m, m की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -27। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी, देखो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0.256 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर अपान में 3.2 इंटू 10 की पावर -27। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो इनको नंबर को सॉल्व करने पे आएगा 0.02048 इंटू 10 की पावर, अब बचेगा देखो -38 यहाँ से आएगा, यहाँ से -27, ये ऊपर जाएगा +27, तो माइनस का 38 प्लस का 27 यानी कि बचेगा माइनस का 11। ठीक है, ये हमारे पास बचा माइनस का 11। तो 2 पावर इधर ले आओ बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.048 इंटू 10 की पावर माइनस, ये उधर आ गया तो माइनस का क्या 13 हो जाएगा, तो -13। ठीक है, जूल। हमको बच्चों MeV में चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए एक MeV का मतलब क्या होता है। MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब बच्चों 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 10 की पावर -19 आता है, तभी बनता है जूल। यानी कि आंसर इसका ओवरऑल आ जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल। ये 1 MeV आ जाता है, क्या आ जाता है 1 MeV। यानी कि जब जूल को MeV में कन्वर्ट करना हो तो क्या आएगा, अगर यहाँ 1.6 इंटू 10 की पावर -13 MeV, यानी कि जब जूल को MeV में कन्वर्ट करना होगा तो 1.6 10 की पावर -13 से डिवाइड कर देंगे, वही काम यहाँ करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी 2.048 इंटू 10 की पावर -13 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -13, और ये बन जाएगा MeV। तो 10 पावर -13 से 10 पावर -13 पूरे गायब हो गए, इसको इससे डिवाइड करो, ये क्या जाएगा 1.6 से इसको डिवाइड करेंगे, समझो 16 से इसको डिवाइड कर लें, फिर पॉइंट लगा लेंगे अपने हिसाब से। तो ये बचेगा बच्चों 1 गया 1 पॉइंट, और फिर देखो यहाँ बचेगा भाई 16 डिवाइड करो 20 में तो 4 आएगा, 4 पर 4 यानी कि हो जाएगा 2 टाइम जाएगा 32, तो बचेगा 128 यानी कि 8 टाइम्स, तो 1.28 MeV। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी 1.28 MeV। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की वो क्या है 1.28 MeV। इसको फटाफट नोट करिए बच्चों। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B with the distance small d from the center of conductor is correctly represented by the figure। और ये 4 हमको डायग्राम दिए। अच्छा, तो देखिए बच्चों इसमें कह रहे हैं कि एक r रेडियस का करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो बच्चों हम कंडक्टर थोड़ा मोटा बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बाहर सब दिखानी है बच्चों। तो इसके लिए कंडक्टर को थोड़ा सा
थिक बनाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, बना लेते हैं। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है रियलिटी में क्या ऐसा पतला सा वायर, लेकिन हमने उसको जूम कर दिया, उसके एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया जूम कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। अब बच्चों इसमें कह रहे हैं आई करंट फ्लो हो रही, तो आई करंट तो पूरे से फ्लो रही होगी ऐसे, टोटल ये करंट कितनी फ्लो हो रही है आई, और यहाँ से ऐसे आगे भी ये इनफिनिट लॉन्ग वायर है, तो आगे तक करंट ये जा रही है आई, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि इसकी एक्सिस से, यहां से, ठीक है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का हमको वेरिएशन दिखाना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस से अंदर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, अगर ये स्मॉल आर है, और इसके बाहर यहां पे अगर स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, जबकि इसकी रेडियस अपना क्या दिया है कैपिटल आर। तो पहले लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वायर एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ वायर। तो वायर की एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यानी कि स्मॉल आर अभी लेस देन है कैपिटल आर की, तब की बात हो रही। तो बच्चों ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये होता है μ0/2π I इंटू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर का स्क्वायर। देखिए ये सब चीजें तो गिवन वायर के लिए कांस्टेंट होंगी, बस बी कहाँ डिपेंड करेगा, स्मॉल आर पे। इसका मतलब वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियरली डिपेंड करती है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस से। तो जैसे जैसे बढ़ाओगे डिस्टेंस वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और अगर एक्सिस में कोई पूछे तो एक्सिस के लिए क्या होगा, स्मॉल आर कम होते होते तो यहाँ पहुँच जाएगा, इस एक्सिस के लिए स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। मतलब अगर हम अंदर वायर की बात करते हैं, तो अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो बच्चों सेंटर पे इधर हम मैग्नेटिक फील्ड बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इधर हम क्या बनाएंगे बच्चों, इधर हम बनाएंगे स्मॉल आर डिस्टेंस, ठीक है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। जैसे जैसे स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती है। कब तक बढ़ती है बच्चों, जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाती। अब कैपिटल आर के बाहर आने पे क्या हो गया बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया भाई, इसके जैसे बाहर आओगे तो एक्सटर्नल पॉइंट। अब हमको देखना पड़ेगा एक्सटर्नल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करती है। तो बच्चों अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसा ये बन गई, बहुत बढ़िया। अब हमको इसके बाहर का देखना है। तो बच्चों बाहर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यहां पे लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वायर एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम एक्सिस। यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, वैसे आप लोग ऐसे बनाते थे, ऐसे वायर बनाते थे, ये स्मॉल आर लेते थे। यहाँ पे एक्सिस की बात क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वायर आप बहुत थिन बनाते थे। यहाँ पे हमने उसको जूम कर दिया, तो अब हमको पता होना चाहिए उसके सेंटर से डिस्टेंस हमेशा लेनी होती है, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो इसका फार्मूला बच्चों होता है μ0/2π I/r। क्या होता है, μ0/2π I/r। देखो μ0/2π तो कांस्टेंट, गिवन करंट भी वायर में कांस्टेंट है, तो बचा कितना, स्मॉल आर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, 1/स्मॉल आर। इसका मतलब जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी, तो ये कर्व कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, हाइपरबोला, ये ऐसा। यहाँ पे b प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, ठीक है। सो द कर्व विल बी दिस। तो इस तरीके से अगर आप देखिए इसको मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिट मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक हाइड्रोजन एटम है, मतलब ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दिखाया गया है, और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ बच्चों कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो क्या है, 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और इसकी इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है बच्चों, ये रेडियस ये है 0.51 एंगस्ट्रॉम,
तो बच्चों हमसे कह रहे हैं यहाँ पे बताइए कि इस इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से यहाँ पे करंट कितनी होगी। तो पहले हमको क्या बताना है बच्चों, करंट कितनी होगी। फिर हमको बताना है जो ये लूप में करंट बन जाएगा इलेक्ट्रॉन के चलने से, जो ऑर्बिटल में यहाँ करंट फ्लो हो जाएगी, उस करंट का क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे। क्योंकि पता है ना, जब कहीं सर्कुलर वायर होता है जिसमें करंट फ्लो होती है तो उसके सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। तो हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, बी। अच्छा, फिर हमसे कहा गया बच्चों कि आल्सो फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब सी है ना, सी पार्ट में कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हमको एम पता करना है। तो बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ऑर्बिटल करंट की बात करते हैं। तो देखो ऑर्बिटल करंट, तो करंट किससे लिखते हैं, आई से। तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो आपको पता है ना कि जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि करंट का रियल फार्मूला क्या है। तो करंट इक्वल टू क्या होता था, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, Q को हम NE भी लिख देते थे, याद करो, जहाँ N होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस इन 1 सेकेंड है, तो N अपॉन T हो गया ये। अब समझो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहा है और 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगाएगा, सोचो 1 सेकेंड में वो n रिवोल्यूशन करेगा। कितने रिवोल्यूशन करेगा, n। ठीक है भाई, वो बहुत तेजी से घूम रहा है तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा, स्मॉल n चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो स्मॉल n नंबर ऑफ राउंड हो गए, 1 सेकेंड में हो गए, अपॉन में टाइम हो गया। ये किसके बराबर होगा, तो ये बच्चों निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका एक तरीके से आप समझिए फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। नंबर ऑफ साइकिल का मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब बच्चों टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे निकलता है, टाइम पीरियड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी की जगह क्या रख देंगे, डिस्टेंस। एक चक्कर में कितना डिस्टेंस चल रहा है, 2πr, अपॉन वेलोसिटी कितना है, v। यानी कि आ जाएगा यहाँ पे अपान में आएगा 2πr अपॉन v। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे n अपॉन t की, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी v और ये अपॉन 2πr इंटू ई तो बना रहेगा। सारी वैल्यू बच्चों पुट कर दीजिए। v कितना हमको दिया है, 2 × 10⁵ ठीक है, e 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14 और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे देखिए। तो स्मॉल आर हमको दिया है 0.51 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.51 × 10⁻10 मीटर। देखो स्मॉल आर दिया था और वी भी तो दिया था, क्या दिया था, 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। देखो वहाँ पे दिया है, वही यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया, स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर रहे थे 0.51 × 10⁻10, क्योंकि मीटर में रखना है हमको। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, जरा सोचिए, -10 पावर है, ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, 15 5 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 15, और +15 -19 से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10⁻⁻4। भाई देखो -10 ऊपर गया, +10 हुआ, 5 में ऐड हुआ कितना हुआ 10⁻15, और 15 और 10⁻19, यानी कितना बचा 10⁻4 है ना। देखो 10⁻15 - 10⁻19, तो इनको जब जोड़ोगे तो क्या बचेगा 10⁻4 बचेगा। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ऊपर बचा है देखो 3.2 और नीचे क्या आ गया है 3.14 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 1.02। ठीक है, इन सबको अब आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आंसर लगभग 1 आ जाएगा, अप्रॉक्स 1 × 10⁻⁻4 एम्पियर। सो द करंट इन द ऑर्बिट, ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ घूम रहा होगा उसके ऑर्बिट में करंट कितनी होगी, तो वो करंट होगी 10⁻⁻4 एम्पियर। ठीक है, ये तो पहला आंसर हमारा आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमको यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है समझो करंट ऐसे फ्लो हो गई होगी, क्यों पता है ना इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट करंट फ्लो होता है। अब सोचो इस करंट की वजह से यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई सर्कुलर लूप है ऐसा, जिसमें मान लो हम कहते हैं आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इसकी अपनी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, μ0/2 I/r। ये किसी सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0/2 I/r, जहाँ पे r उसकी क्या होती है, रेडियस होती है, और I क्या होती है उसमें करंट होती है, और μ0 ये क्या है, ये परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। तो बच्चों ये सारी वैल्यू यहाँ पे लगा के सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ ऑर्बिट की करंट मिल गई, रेडियस मिल गई, तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बी पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या होगी बच्चों, सॉल्व कर लो। तो B बराबर क्या फार्मूला लगेगा, μ0/2 I/r, वैल्यू पुट कर दो। μ0 की वैल्यू मैंने बताई ना 4 पाई × 10⁻⁷, इसको याद कर लीजिए, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, क्या होती है μ0 की वैल्यू, 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। 12th क्लास में या कंपटीशन अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वैल्यू आपको ऐसे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इंटू आई की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे आई एम्पियर, कितना निकाला करंट, ये निकाला है 1 × 10⁻⁴, देखो ये निकाला ना 1 × 10⁻⁴। अच्छा, अपान में 2 और स्मॉल आर कितना है, रेडियस इसकी कितनी है बच्चों, ये है 0.51, और एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा 10⁻⁻10। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, इससे इसको काटेंगे 2 बार, तो ऊपर बचेगा 2 और पाई की वैल्यू 3.14 अपान में 0.51 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा, देखो -10 है, ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, -7 -4, ये पहले पावर आपस में जोड़ लो, दोनों निगेटिव है ना, तो -7 हुआ और नीचे से गया है -10 के ऊपर हो गया +10, तो +10 और -11 यानी कि 10 की पावर क्या बचेगा बच्चों, -1, तो यहाँ 10 की पावर क्या बचेगा, -1 है ना। तो b बराबर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 और 10 पावर -1 का मतलब क्या हुआ, इसको हम नीचे लिए जाएं तो प्लस में मतलब 10 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.1 आ जाएगा। तो b इक्वल टू यहाँ से आएगा 231 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, चाहे न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखिए चाहे टेस्ला लिखिए, टेस्ला भी इसकी यूनिट होती ना, वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की 4 यूनिट होती है, तो 1.231 टेस्ला, तो ये कोई भी लिखी जा सकती है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये हमारा आंसर हो गया। तो न्यूक्लियस के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 1.231 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अच्छा, अब हम बात करते हैं बच्चों, हमको यहाँ सी पार्ट इसका कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है जरा बताओ हमको, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इसका फार्मूला होता है m बराबर होता है, याद करो IA है ना, I आपने अभी अभी कैलकुलेट की थी, I कितनी आई थी भाई, I का फार्मूला देखो यहाँ पे रख देते हैं पहले, आसानी से हो जाएगा। क्या है, EV/2πr, क्या था बच्चों, EV/2πr इंटू a की वैल्यू πr²। देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल है ना, तो एक r कैंसिल होगा तो एक r बचेगा, तो m बराबर बचेगा हमारे पास EV/2, वैल्यू पुट कर देते हैं। E कितना आया बच्चों, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो आया क्या है तो पता ही है 1.6 10⁻⁻19। V कितना दिया हमको, V हमको दिया है 2 × 10⁵, ठीक है, इंटू R की वैल्यू क्या है बच्चों, रेडियस, ये है 0.51
इंटू 10 की पावर -10, ठीक है, अपान में 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, बहुत बढ़िया। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हैं, तो क्या आएगा, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80 और 1 कितना आएगा 81। कहाँ पॉइंट लगेगा, शुरुआत में। और इंटू 10 की पावर कितना आएगा सोचो, प्लस का 5 माइनस का 19 कितना बचेगा, माइनस का 14, और उसमें ये -10 जुड़ेगा तो 10 की पावर क्या आएगा, माइनस का 24। या हम इसको लिख सकते हैं 8.16 इंटू 10 की पावर -25, ठीक है, और एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट की। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8.16 इंटू 10 टू द पावर -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल्स P एंड Q each of radius r carrying current 1 ampere and √3 ampere respectively are placed concentrically and perpendicular to each other lying in xy and yz planes. Find the magnitude and direction of the net magnetic field at the center of the coils. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमको दिया है कि एक कॉइल P है और एक कॉइल Q है, ठीक है। P वाली कॉइल XY प्लेन में, तो देखो X और Y ऐसा हमने मान रखा है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस। तो P वाली कॉइल क्या है, ऐसे इस टाइप से X और Y के प्लेन में, तो ऐसे हॉरिजेंटली है, ठीक है। ये P वाली कॉइल हो गई। और जो Q कॉइल है वो किधर है, वो YZ प्लेन में, तो Y इधर और Z इधर, मतलब वो कॉइल इस तरह से ऐसे। तो ध्यान रखना कि Q वाली कॉइल ऐसे है और P वाली कॉइल ऐसे है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इनकी नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हमको बतानी है, जबकि दोनों कॉइल की रेडियस क्या है, सेम है। और P में करंट फ्लो होती है 1 एम्पियर और Q में करंट फ्लो होती है √3 एम्पियर। मान लीजिए कुछ इस तरह से। जो डॉटेड पोर्शन है बच्चों, वो जैसे अंदर वाला पोर्शन दिखाया गया, जैसे मान लो P कॉइल की बात करते हैं तो ऐसे है। तो इसमें इधर वाला पोर्शन जो है वो किससे दिखाया गया, डॉटेड से, और इधर वाला किससे दिखाया गया, सॉलिड से, क्योंकि वो आपकी तरफ है। तो ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो हो रही है। देखो करंट ऐसे, पॉइंट इधर, सेंटर उसका किधर होगा भाई, जैसे बाहर वाले पॉइंट से देखो तो बाहर ऐसे जा रही करंट, ऐसे ऐसे, तो इधर सेंटर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, ऊपर की तरफ। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बच्चों, ऊपर की तरफ होगी ये। तो ये BP होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P। ऐसे Q वाली देखो, ऐसे कॉइल है, ऐसे, और उसमें करंट किधर दिखाएगी, बाहर वाले में नीचे की तरफ, मतलब करंट ऐसे आई है, ऐसे इस तरह से सोचो, करंट ऐसे आई फिर इधर से ऊपर गई, ये देखो इधर से ऊपर गई, ये अंदर वाला है ना डॉटेड, तो ऐसे 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 करंट। जब ऐसा हो गया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, देखो जरा, तो कहीं से भी देखो, जैसे इधर से देखते हो तो ये करंट, ये इधर सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, इस तरफ। ऐसे करंट है ना, देखो ये अंदर वाले से देखोगे अगर, तो करंट इधर, सेंटर इधर, तो इधर से ऐसे। तो कुल मिला के Q वाले की मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, BQ। तो हमको क्या दिखा कि P और Q दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर हो गई तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान है। तो पहले हम P वाले की मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल P। तो P कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, BP। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, कोई अगर सर्कुलर ऐसे लूप है और इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, अगर ये r रेडियस की है तो ये होता है μ0/2 I/r। क्या होता है, μ0/2 I/r, जहाँ I इसमें क्या होती है, करंट होती है। तो P वाले में क्या होगी बच्चों, ये होगी μ0/2 I, ठीक है। तो IP, और IP हमको पता है कितनी दिया है, 1 एम्पियर, और IQ हमको कितना दिया है, √3 एम्पियर। IP/r रेडियस, रेडियस उसकी कितनी दिया है, तो कैपिटल R दिया है, बहुत बढ़िया। तो BP हो जाएगा μ0/2 IP की वैल्यू 1/r, मतलब BP आ गया यहाँ पे μ0/2r,
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल Q, Q कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चों, BQ बराबर, तो ये भी वैसे ही μ0/2 IQ/R। भाई क्या होगी, I/R होता ना, तो IQ हो गया अपान R, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो BQ क्या आएगा तुम्हारे पास, μ0/2 IQ की वैल्यू √3/R, ये BQ हो गया। इसकी डायरेक्शन BP की किधर आई है, तो BP की डायरेक्शन आई है टूवर्ड्स Z एक्सिस, तो ये किधर होगा, टूवर्ड्स Z एक्सिस। ये किधर होगा बच्चों, ये होगा टूवर्ड्स X एक्सिस। अब समझो, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो B इक्वल टू हो जाएगा रूट में BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, याद करो लापेलोग्राम से, R इक्वल टू रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, थीटा 90 हो गया यहाँ पे, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए वो टर्म 0 हो गया, तो बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि B बराबर BP स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना आएगा, तो रूट में आएगा, इससे आएगा देखो μ0/2R का होल स्क्वायर प्लस μ0√3/2R का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, तो μ0/2R यहाँ भी है, μ0/2R भी स्क्वायर में, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बचेगी, ये वैल्यू बचेगी B इक्वल टू रूट में, तो रूट के बाहर आ गया पहले हमारे पास, भाई स्क्वायर कॉमन लोगे और रूट के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा कितना, μ0/2R, ये चला आया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा √3, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 + 3, 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 बाहर आएगा, तो B इक्वल टू बचेगा μ0/2R इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो B इक्वल टू हो गया μ0/R टेस्ला। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, टेस्ला होती है, वो हमने लिख दिया। अब बच्चों हमसे अगर कोई पूछ दे डायरेक्शन इसकी क्या होगी, तो हम डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या यहाँ होगी, ये होगी B की डायरेक्शन। तो अगर कोई पूछ दे कितने एंगल पर है, तो हम मान लेते हैं BP से एंगल निकालते हैं, तो BP से एंगल निकालते हैं, तो BP से मान लेते हैं थीटा एंगल पे, तो थीटा बराबर कैसे आएगा, देखो पैरेललोग्राम लगा लो यहाँ पे, ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, तो थीटा बराबर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है BQ अपान बेस क्या है BP, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर होगा ना, पैरेललोग्राम है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, tan थीटा बराबर BQ अपान BP, तो tan थीटा बराबर BQ कहाँ है, ये है, अपान BP करोगे, जब डिवाइड करोगे देखो μ0/2R कट जाएंगे, बस केवल बचेगा √3, इसका मतलब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट 60 डिग्री फ्रॉम BP, तो BP कितने एंगल पर होगा बच्चों, 60 डिग्री पे होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो BP से 60 डिग्री पर होगा और उसकी वैल्यू μ0/R होगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।